देखिए कल क्लास अधूरी रह गई थी, ठीक है। वहीं तक जो आपने देखा है वहीं तक बताया था और उसमें लिखना अधूरा रह गया था। देखो चित्र के बारे में हमने लिख लिया था और चित्र के बाद जो डेरिवेशन थी उसके बारे में रह गया था, है ना। तो एक बार जल्दी से हम चित्र बना लेते, उससे समझ में आ जाएगा हल्का सा। तो ये हमने 4 आवेश लिए थे इस तरीके से, Q1, Q2, Q3, Q4, ये R1 सदिश, R2, R3, R4 और यहाँ पर क्या था E1, E2, E3 और ये था E4। यहाँ पर Q0 और ये बिंदु था P। तो हमने क्या निकाल रहे थे हम, अध्यारोपण का सिद्धांत था, अध्यारोपण का सिद्धांत। और आवेशों की निकाय की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी और मैंने आपको समझा दिया था। तो अब हमें यह लिखना है Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोबारा सुन लो, वहां से रह गया हो तो। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से E सदिश बराबर आ जाएगा E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस E4 सदिश। शायद यहां तक मैंने बोल दिया था। अब हमने E1 के बारे में बोलना है, तो यहां से आप नोट कीजिए, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये तीव्रता हो जाएगी, देखो E1 सदिश बराबर आ जाएगा, इसको समीकरण 1 दिया था, E1 सदिश बराबर आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 कैप। ये नोट कर लीजिए आप और ये समीकरण हो जाएगा 2। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो जाएगा E2 सदिश बराबर Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 कैप और समीकरण नंबर हो जाएगा 3। ऐसे आप लिख लो E3 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3 कैप। समीकरण नंबर 4, E4 वेक्टर बराबर हो जाएगा Q4 4 पाई एप्सिलॉन 0 R4 कैप और ये समीकरण हो जाएगा 5। देखो एक बार जब समझ जाते हैं ना किसी चीज को, हम किसी भी टॉपिक को अच्छी तरीके से, तो हम स्वयं उसे लिख सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, आगे क्या तराना आने वाला है इसका, या हम क्या करेंगे इसमें। तो यहां पर दिख रहा है आपको 2, 3, 4 और 5 और ये समीकरण 1। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है, मुझे तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब टोटल निकालनी है तो ये देख लो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से होती है, और हमें पता है कि आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या बन जाता है, विभव। तो पहले पार्ट में हमारा आवेश आ जाएगा, उससे रिलेटेड विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और अगले पार्ट में हम किसको पढ़ेंगे, विभव को। अपने आप समझ में आ जाता है। जब आवेश आपको मालूम नहीं है तो विद्युत क्षेत्र मालूम नहीं चलेगा, और ये दोनों चीज जब चली जाएंगी तो आप अगले चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। तो आपको
ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से समझनी है आपको। एक बार समझ में आ जाएगी तो आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई जोड़ ही नहीं पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। तो देखो ये खुद ही कह रहा है कि जब मेरा टारगेट ई सदिश है तो मैंने आसपास देखा कि मेरे निकाय में जो हमने लिया है यहां पर, और उसमें कितने आवेश हैं, 4। कितने भी ले सकते हो, पूरी छूट है। ठीक है, आपको दिखाना होता है, बस बताना होता है कौन सी चीज क्या है। वो नहीं समझता है कि Q1 क्या चीज है। तो हमने पहले चित्र के बारे में बता दिया और अभी आ गया। अब क्लियर पता चल रहा है कि समीकरण 1 में 2, 3, 4 और 5 से मान रखने पर, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। समीकरण 1 में 2, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 व 3, 4 व 5 से, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान रखने पर अब आप ये देखो ही मत, ठीक है। आपको पता है E1 क्या है, E2 क्या है, E3 क्या है, E4 क्या है, तो डायरेक्ट हम इनके मान यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया होगा। समीकरण 2, 3, 4 और 5, तो ये आ जाएगा E1 सदिश बराबर, ये E सदिश बराबर E1 का मान लिख दो, Q1 अपॉन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 कैप, प्लस आप लिखते ही चलो फिर Q2 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 कैप, Q3 4 पाई एप्सिलॉन 0 R3 कैप। ऐसे आ जाएगा चौथा Q4 4 पाई एप्सिलॉन 0 R4 और इसमें आ जाएगा R4 कैप। स्क्वायर रह गया है, ये आप ध्यान रख लेना, सब में स्क्वायर रह गया है। ये सब में स्क्वायर रह गया बेटा, ये ध्यान रखना है ना। देखो ये R1 का स्क्वायर है, ये R2 का स्क्वायर है, ये R3 का स्क्वायर है, ये R4 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R3, R4 स्क्वायर। देखो आप जानते हो कि हमारा सूत्र होता है जो E बराबर होता है KQ/R स्क्वायर, ये सूत्र है। आप इसमें देख लो अगले स्टेप के लिए, ये हो जाएगा E सदिश बराबर, इसमें कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर बचेगा एक, तो बच जाएगा Q1, नीचे बच जाएगा R1 स्क्वायर R1 कैप। अब अगले में बिल्कुल सेम बचेगा Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, Q3 R3 स्क्वायर R3 कैप, और यहाँ आ जाएगा Q4 R4 स्क्वायर R4 कैप, और ये मजला कोष्टक हम बंद कर देंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये ध्यान रखो ये सूत्र। ठीक है, अब तक हमारे 4 सूत्र आ चुके हैं। ठीक है, एक आया था Q बराबर NE, ठीक है, आवेश पे लगने वाला बल आया था F बराबर QE, एक कूलाम नियम आया था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब इसको जोड़ते कैसे हैं वो समझ लीजिए आप। ठीक है, कि अब इनको जोड़ा कैसे जाएगा, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, मैं यहां पे ही लिख देता हूं, इनका जो जोड़ है वो यहां जाएगा। देखो
ई सदिश ज्यों की त्यों आ जाएगा। अगला स्टेप है तो मैं ये निशान लगा दूंगा ई सदिश, ई वेक्टर। क्लियर। ये जो कोष्टक से बाहर संख्या है इसको भी हम ज्यों की त्यों लिख देंगे। लेकिन आप आगे देख रहे हो कि इनका जोड़ हो रहा है, तो हम जोड़ने के लिए बड़े सिग्मा का यूज करते हैं, और ये बड़े सिग्मा का चिन्ह है ये वाला। ठीक है। दो प्रकार के जोड़ होते हैं, सतत और विविक्त। तो सतत के लिए तो हम समाकलन के चिन्ह का यूज करते हैं, और विविक्त मानों के लिए हम इस बड़े सिग्मा का यूज करेंगे। तो ये जो बड़ा सिग्मा है, आप छोटा सिग्मा भी जानते होंगे, ये छोटा सिग्मा है। ठीक है। तो बड़ा सिग्मा तो मैं तब यूज करना है जब हमें किसी मान को जोड़ना हो और वो मान कैसा हो, विविक्त हो, यानी सतत नहीं हो, तो हम इस चिन्ह का यूज करेंगे। और यदि वो मान सतत है तो फिर हम इस समाकलन चिन्ह का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो यहां पर ये मान सतत नहीं है, तो मैंने इनको जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह लिया है, समाकलन, ओ सिग्मा। आगे समझ में। आप देख लो प्रत्येक पद में क्या लिखा हुआ है, उनको छांट लो। पहले पद में ऊपर लिखा हुआ है Q, नीचे लिखा हुआ है R का स्क्वायर, और साइड में लिखा हुआ है R कैप। बाकी के वेरिएबल हैं, देखो इसमें एक एक लिखा हुआ है पहले पद में, दूसरे में दो दो, तीसरे में तीन तीन, और चौथे में कितना लिखा हुआ है, चार चार। तो हमने जोड़ दिया। ये चिन्ह किसको बता रहा है, जोड़ने को। अब किस किस को जोड़ा है, तो एक दो तीन चार हैं, तो इनकी जगह मैं एक अक्षर ले लेता हूं आई। यहां आई, ये आई। कोई जरूरी नहीं है कि तुम आई सिंबल ही लो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है। आपने देखा हो ज्यादातर हम अंग्रेजी के ही सिंबल ले रहे, तो मैंने यहां पर आई ले लिया। तो ये हो जाएगा आई बराबर, अब लिख दो किस किस को जोड़ा है तुमने, एक से लेकर कितने को जोड़ा है, चार को। तो नीचे यहां पर लिखते हैं हम निम्न सीमा, लोअर लिमिट, क्योंकि नीचे का हिस्सा है। तो लोअर लिमिट कितनी है, एक। आगे होगी समझ में। और अपर जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी इसमें, चार। क्लियर। तो ये इनका जोड़ पूरा हो जाएगा, और इसको समीकरण दे लेंगे हम 6। आप यहां 6 तक नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट है। आगे होगा बेटा समझ में। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी याद नहीं रखना आपको, बस एक सूत्र याद रखना है पूरे टॉपिक में। टॉपिक तो बड़ा सा लग रहा है आपको, लेकिन याद क्या रखना है, केवल सूत्र। जो किसका सूत्र है, देखो F बराबर आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि इनमें से हम एक आवेश को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि मुझे यदि विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप समझिए बल लगने के लिए तो कम से कम कितने आवेश होने चाहिए, 2। तो हम लिख सकते हैं यहां पर Q1 और Q2। अकेले आवेश पे बल नहीं लग सकता, तो इसलिए बल के सूत्र में कितने आवेश आएंगे, 2। यदि मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो विद्युत क्षेत्र तो अकेला आवेश ही उत्पन्न कर देता है, 2 आवेश की जरूरत ही नहीं है। तो K आ जाएगा सूत्र में, Q आ जाएगा, और जब दूसरा आवेश नहीं है तो बल लिखने की क्या जरूरत है, हम उसे Q ही लिख देंगे, और बटे आ जाएगा R स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कूलाम के सूत्र से ही हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसमें आएगा विभव।
तो v बराबर आ जाएगा, उसमें इस दूरी को हटा दो जो स्क्वायर हो रहा है, तो v के सूत्र में आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा KQ बटे R। आप एक ही सूत्र से निकाल रहे हो, देखो ऊपर से आवेश काटने का नंबर आया, एक रह गया, अब किसका नंबर है, दूरी का, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, एक, स्क्वायर था जो। इसके बाद बिल्कुल मिलता जुलता सूत्र है ये किसका, स्थितिज ऊर्जा का, और स्थित ऊर्जा में जोड़े होते हैं इसलिए वहां पर दोनों आवेश आएंगे, युग्म बनेगा KQ1 Q2 अपॉन R। तो आप देख सकते हो ये चारों सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, और एक सूत्र याद रख के आप बाकी के तीन आसानी से याद रख सकते हो। क्लियर, आप खुद ही देख लो, ये तो तुमको याद है, ये कूलाम के नियम का जो सूत्र है बल लगने वाला, इसमें से यदि हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये स्थित ऊर्जा बन जाएगी, आवेश हटा देंगे इसमें से तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगी, और तीव्रता में से यदि हम दूरी को हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, विभव का सूत्र, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, वेद E इंटू डी, डी इजकल टू दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में किसका गुणा हो रहा है, दूरी का, तो विभव में एक दूरी नहीं आएगी, तो हम आसानी से इन सूत्रों को याद रख सकते हैं। रही बात इस डेरिवेशन की, तो वो भी मेरे हिसाब से आसान है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। क्लियर, और उस टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। मतलब ये समझो पाठ की बिल्कुल जड़ है, और हर साल सवाल आते हैं यहां से, आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो विद्युत फ्लक्स से ही आगे आएगा आपको एक गाउस का नियम जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर गाउस के नियम की क्या होंगी, एप्लीकेशन होंगी, और इन एप्लीकेशनों को हमेशा ज्यादातर बोर्ड में पूछा ही जाता है। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए और ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। क्लियर, ये है विद्युत फ्लक्स। अब आप ये देखिए, जितने भी फ्लक्स हों, ठीक है, आप उन सभी फ्लक्सों को इसी से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें इस फ्लक्स को समझना है। क्यों? क्योंकि विद्युत तो हम पहले ही समझ चुके हैं, विद्युत मतलब आवेश। तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, देखो जो फ्लक्स है, कोई सा भी फ्लक्स हो उसका मतलब होता है प्रवाह, और प्रवाह का मतलब होता है बहना। आप ये मत देखना कि पर्यायवाची या हिंदी बता रहा हूं, मैं उस शब्द को क्लियर करना चाहता हूं। एक बार यदि समझ में आ जाएगा तो जितने भी फ्लक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो जो चीज बहती है या गति करती है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स। जैसे नदी में पानी गति कर रहा है तो किसका फ्लक्स हो जाएगा, पानी का फ्लक्स। वायु बह रही है तो किसका फ्लक्स हो जाएगा, वायु का फ्लक्स। अब हमें दिमाग ये दौड़ाना है कि हम अपने ही दिमाग से सोचकर इसका सूत्र निकाल लें, इसकी परिभाषा दे दें, मात्रक लिख दें और विमा लिख दें, हमें कुछ भी याद रखना नहीं पड़े। तो मेरे साथ आप कोशिश करना, ठीक है, मेरे साथ आप कोशिश करोगे तो आप स्वयं निकाल लोगे कि क्या चीज है, और जितने भी फ्लक्स हैं उनके हम स्वयं सूत्र भी बना लेंगे। तो आपकी बात समझ में आ गई, फ्लक्स कहीं भी आ जाए तुरंत दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इसमें किसी चीज का क्या होगा, प्रभाव। मैं पानी से ले लेता हूं, मान लो पानी का फ्लक्स मुझे निकालना है, तो पानी बहेगा। अब पानी जो बह रहा है उसको देखने के लिए हमें किसी सतह की जरूरत पड़ेगी।
या हम कह सकते हैं किसी क्षेत्रफल की जरूरत होगी। हम सूत्र बनाने जा रहे हैं, देखो तो आप देखिए पानी के बहने के लिए हमें कोई जगह चाहिए ना, कोई क्षेत्रफल चाहिए। तो एक तो इस फ्लक्स के लिए हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और दूसरी किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, एक जरूरत पड़ेगी हमें पानी के वेग की, क्योंकि बिना वेग के वो बहेगा नहीं। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि पानी के फ्लक्स में दो चीज आएंगी, एक तो पानी का वेग, पानी का वेग, और एक क्या आएगा, क्षेत्रफल। देखो फ्लक्स को कौन से सिंबल से लिखा जाता है, फ्लक्स को लिखा जाता है फाई से। अब यदि ये पानी का फ्लक्स है तो फाई पानी हो जाएगा, और इसमें दो चीज आ रही हैं, एक तो आ रहा है वेग और एक क्या आ रहा है, क्षेत्रफल। तो देखो मैं इन दोनों को देख लेता हूं, शायद कुछ ऐसा ही सूत्र होगा पानी के फ्लक्स का। अब मुझे पता यह लगाना है कि इन दोनों राशियों के बीच में गुणा हो रहा है, जोड़ हो रहा है, भाग लग रहा है, या कोई और संबंध है इनके बीच में। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर, यदि पानी जहां बह रहा है उसके लंबवत में कोई पृष्ठ या सतह रख देता हूं तो उस सतह से पानी गुजर जाता है। और यदि मैं उस सतह को पानी जैसे समझो, पानी इधर से इधर बह रहा है और मेरे पास ये कोई सतह है, तो पानी बहने की दिशा के मैंने इसको समांतर रख दिया है और पानी इधर बह रहा है, तो इस सतह में से पानी नहीं गुजरेगा। अरे पानी ऐसे जा रहा है तो पानी ऐसे गुजर सकता है इसमें से? नहीं, कि यहां से आए और जैसे ये क्षेत्रफल दिखे इसमें यूं प्रवेश कर जाए। तो जब हम सतह के समांतर रखेंगे तो इसमें से कोई पानी नहीं गुजरेगा। ऊपर से एक पानी करो तो परत गुजर जाएगी और एक परत नीचे से गुजर जाएगी। आपने देखा कई चीज हमको इससे सीखने को भी मिलती हैं। अब जो चीज ऐसे खड़ी होगी तो आप देख लो इधर से पानी का प्रवाह हो रहा है तो वो इस क्षेत्रफल से गुजर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्षेत्रफल लंबवत है, ये जो तल लंबवत है, तब इसके अंदर से क्या गुजर रहा है, फ्लक्स गुजर रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इनको देखना पड़ेगा। देखो वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी वेग की क्या होती है, दिशा। यहां पर हमारा क्षेत्रफल सदिश आएगा क्योंकि ये सदिश राशि है और ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। तो हमें इसकी भी दिशा जाननी पड़ेगी जो क्षेत्रफल सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखो, ये v वेक्टर हो जाएगा और a भी वेक्टर हो जाएगा, और इनके बीच में जो संबंध होगा वो होगा डॉट गुणनफल का। किसका होगा, डॉट गुणनफल का। अभी पता चल जाएगा डॉट ही क्यों आया। उससे पहले हमको ये क्षेत्रफल जो सदिश है इसकी दिशा समझनी है। जब क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारे समझ में आ जाएगी तो आगे के टॉपिक है वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो मैं देखो इसकी दिशा के लिए बताऊं, मैं आपको एक तख्ती लेके समझा सकता हूं, ठीक है। ये देखिए आप, मान लो ये क्लिप बोर्ड है हमारा और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल। तो हमेशा जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। यानी ये इसकी सतह है तो ये जो मेरा अंगूठा बता रहा है
ये किसकी दिशा को बता रहा है? क्षेत्रफल को। या इस सतह को देखें हम नीचे वाली को, तो ये अंगूठा नीचे बता रहा है। तो आपको क्या करना है, या तो क्षेत्रफल को अंगूठा दिखा देना है आपको। जो सतह है तो अंगूठा किधर बता रहा है? ऊपर को। ये सतह इसमें अंगूठा दिखाएंगे तो कहां बता रहा है? वो नीचे को। इधर ऐसे कर देंगे तो इसकी दिशा हो जाएगी इधर, और इस सतह की जो दिशा है वो आ जाएगी ऐसे। यानी आप सीख सकते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी जो दिशा है वो तल के कैसे होती है? लंबवत होती है। जो भी तल है उसके क्या होगी? लंबवत होती है। और एक डिपेंड करता है, देखो जैसे पानी इधर से बह रहा है तो हम देखना चाहे कि क्षेत्रफल की दिशा होगी जिधर पानी गति कर रहा है। तो पानी इधर से इधर जा रहा है तो क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी इसकी? इधर, इस साइड में। और पानी यदि इधर से इधर को बह रहा है तो क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी इधर। ऊपर से नीचे बह रहा है तो वो हो जाएगी नीचे को। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रफल की दिशा। क्षेत्रफल की दिशा आपको ध्यान रखनी है कैसे होती है? तल के लंबवत होती है। तो जब मैं इसको ऐसे रखूंगा समांतर, तो समांतर रखने से क्षेत्रफल की जो दिशा आएगी वो पानी के गति के कैसे आएगी? लंबवत आएगी। यानी ए और बी के बीच में कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब कोण बनेगा तो हम जानते हैं डॉट गुणनफल को खोलते हैं तो क्या आता है? बी ए कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो जो पानी है वो कितना आएगा गुजरने वाला? 0, जो बिल्कुल सही है कि सतह यदि समांतर रखी है पानी की गति के तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और यदि हम उस सतह को लंबवत रखते, जब सतह को लंबवत रखा है तो क्षेत्रफल उसी दिशा में हो गया जिधर पानी गति कर रहा है। यानी दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री का, क्योंकि क्षेत्रफल तो लंबवत होता है सतह के। तो 0 डिग्री यदि हम लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा बी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। तो वास्तव में इससे फ्लक्स गुजरेगा, और वो फ्लक्स कैसा होगा? मैक्सिमम। देखो इस टॉपिक के लिए आपको दो चीज सीखनी है। एक तो शॉर्ट में ध्यान दीजिए आप, एक तो आपको फ्लक्स समझना है। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। और यहां पर अब तक तूने पढ़ा हुआ क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी हम दिशा मानते हैं। और कैसे मानते हैं? जो हमारा पृष्ठ है, जो हमारी सतह है, उसके कैसे होती है? वो लंबवत होती है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो क्षेत्रफल सदिश है और ये v सदिश है, ये तभी संभव है जब इनके बीच में कौन सा गुणनफल हो? बिंदु गुणनफल। क्योंकि यदि क्रॉस गुणनफल आता तो यहां पर आता साइन क्रॉस गुणनफल होता। तो 11वीं में हम पढ़ चुके हैं भाई। देखो ये दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश, भी सदिश और ये भी सदिश। तो यदि इनके बीच में क्रॉस गुणनफल होता तो साइन 90 आता, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इस स्थिति में जब कोण 90 बनता तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता, जो कि नहीं गुजर रहा है। और इस स्थिति में उत्तर आता हमारा 0। यानी जो हमारे रिजल्ट हैं वो कैसे आते हैं? विपरीत। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप ऐसे देख सकते हो। देखो ये अदिश राशि है, यानी फ्लक्स है वो कैसी राशि है? अदिश। फ्लक्स की दिशा नहीं है। मुझे कैसे पता चला फ्लक्स की दिशा नहीं है? भाई ये भी तो समझ नहीं बात, क्या पता दिशा हो।
तो देखो पानी ऊपर से नीचे को भी बह सकता है तो फ्लक्स हो गया, नीचे से ऊपर को भी बह सकता है, ठीक है, साइड से भी बह सकता है। तो आप देख रहे हो विभिन्न दिशा आ रही हैं और फ्लक्स क्या मानते हैं हम, अदिश। हम इसकी कोई दिशा व्यक्त नहीं कर सकते। वेग सदिश राशि है ये आप जानते ही हो, और क्षेत्रफल सदिश जो है वो भी कैसी राशि है, सदिश राशि। क्षेत्रफल की नहीं कह रहा हूं मैं, क्षेत्रफल सदिश सदिश राशि है, और जिसकी दिशा क्या होती है, उस क्षेत्रफल के लंबवत, जो क्षेत्रफल है ना उसकी सतह के क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है। आप किसी डिब्बा ले लेना और जो घन होता है, घन या फलक, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो उस घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक फलक क्षेत्रफल की तरह कार्य करता है, एक सतह होती है, तो उसका जो फलक है उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल भी, दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये सदिश राशि, ये सदिश राशि, दोनों के गुणा से कैसी राशि प्राप्त हो रही है, अदिश राशि। जब दो सदिश राशियों के गुणा से तीसरी राशि अदिश प्राप्त हो तो ऐसे गुणनफल को क्या कहते हैं हम, अदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल कहते हैं बेटा, अदिश गुणनफल। तो हम समझ गए यहां पर ये आएगा 5 पानी बराबर आ जाएगा V सदिश डॉट A सदिश। अब यदि तुम्हें वायु का फ्लक्स निकालना है तो फाई, फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं हम, फाई से, तो यहां पर हो जाएगा फाई वायु। आप स्वयं सूत्र बनाइए कि वायु के फ्लक्स में क्या चीज बहती है, हवा बहेगी, और हवा का क्या होगा, वेग, यानी बी सदिश। और क्या होगा उसमें, क्षेत्रफल। आप क्षेत्रफल को चाहे ए से लिख लो चाहे एस से लिख लो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा वायु के फ्लक्स का सूत्र। समझ में आ रही है। यदि हमें मान लो हमारा जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इसका सूत्र निकालना है, तो अब तो हम समझ गए। देखो मैंने बताया था हम जानते हैं पानी वायु बहते हैं। अब किससे बहेंगे, उसके लिए हमने कोई वस्तु रखी, बहने के लिए कोई चीज चाहिए हमको, तो वो वस्तु रखी, और उस वस्तु का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो उस क्षेत्रफल में से गुजरेगा। तो हम यहां पर इसका फ्लक्स का सूत्र बना सकते हैं। देखो विद्युत फ्लक्स है तो उसको कैसे लिखेंगे हम, फाई से। विद्युत है तो हम यहां पर ई लिख सकते हैं या विद्युत लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स का सिंबल। अब ये मुझे पक्का पता है कि यहां पर क्षेत्रफल आएगा और क्या आएगा, जो चीज बह रही है। तो इसके अंदर आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई सदिश डॉट, और क्या आएगा, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, एस। एस बोले तो सरफेस। सरफेस माने भी क्या होती है, सतह। सतह माने पृष्ठ, पृष्ठ माने तल, और तल माने क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो यहां पर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, एस। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा फाई बराबर ई सदिश इंटू एस सदिश। यानी ये रिजल्ट निकल के आया कि किसी का भी फ्लक्स हो, जिसका फ्लक्स है, एक तो हमें वो राशि चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। आसानी से हम उसका सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लो चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या सूत्र होगा, ये हो जाएगा, देखो फाई, और ये चुंबकीय है तो हम ऐसे निशान बना लेते हैं या सिंबल भी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं, देखो आगे आप समझोगे, हम बी से इसको बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, क्योंकि वो भी वेक्टर है तो इस पे भी क्या आ जाएगा, वेक्टर। और एक जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, क्षेत्रफल की। तो वहां पर हम इनको थोड़ा सा अलग बताने के लिए हम ए का यूज कर लेते हैं।
यानी जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें आता है बी ए, वी सदिश डॉट आ जाएगा ए सदिश। तुम्हारे दो ही फ्लक्स हैं यहां पर, एक तो है देखो विद्युत फ्लक्स और एक है ये नीचे वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी फ्लक्स का सूत्र बना सकते हो आसानी से। जब सूत्र आ जाएगा तो उसी सूत्र से हम परिभाषा दे सकते हैं, उसका मात्रक लिख सकते हैं, विमा लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यानी अकेला सूत्र कितने काम करेगा? 4 काम करेगा। तो ये जितना भी तुमने देखा है इसका सार है कि हमें जिसका भी फ्लक्स है वो लेना और क्षेत्रफल लेना है। तो इसकी जैसे मैं परिभाषा बनाऊं, मान लो 4 काम है, परिभाषा दे सकते हैं। तो परिभाषा देने की कोशिश करेंगे तो कैसे आएगा आप देख लो गौर से। ये देखो ये है, मैं अलग से लिख देता हूं इसको। चलो यहां हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको ले लेते हैं। ये है विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई सदिश डॉट एस, ये है हमारा टारगेट। वैसे हम बहुत सारे फ्लक्स सीख गए अब, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देनी मान लो तो कैसे देंगे? ये क्या चीज है आप गौर से देख लो, विद्युत क्षेत्र सदिश। ये कौन सा सदिश है? एस सदिश। एस बोले तो सरफेस सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश, नहीं आई समझ में? विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को या अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? हम फ्लक्स कहते हैं। कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युत क्षेत्र सदिश क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा बनाए तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय फ्लक्स। पानी के वेग और पानी के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहेंगे? हम पानी का फ्लक्स। वायु का फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। आप किसी का भी फ्लक्स बना सकते हो। परिभाषा क्लियर? अब यदि हम इसका मात्रक लिखना चाहें तो देखो मुझे पता है ई का जो मात्रक होता है, 2 सूत्र बताए थे मैंने। एक तो वेद, याद करो आप, धीरे धीरे आपका रिवीजन होता रहेगा। वेद तो इससे आ जाएगा ई बराबर वी अपॉन डी। और एक सूत्र बताया था एफ बराबर क्यू ई, तो इससे आ जाएगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो दोनों से मात्रक निकालो। एफ का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, बड़े सी से लिखते हैं लेकिन मैं सीवी से, ठीक है। न्यूटन बटे कूलम इनटू, देखो इससे भी हम एक सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसका इनटू कर देते हैं, तो इनटू आ जाएगा क्षेत्रफल का क्या मात्रक होता है? मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। या यदि वेद से लिखना चाहें हम तो आप वेद से देख लो। देखो ई का मात्रक हो जाएगा वी का वोल्ट, मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। गुणा किससे हो रहा है? क्षेत्रफल से, तो यहां पे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। और ये स्क्वायर और मीटर एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से निकाल सकते हैं एक मात्रक तो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, और एक मात्रक आ गया वोल्ट इंटू मीटर। तो आप समझ रहे हो बेटा हमने कहां से लगाया? सिर्फ इससे। और एक फ्लक्स नहीं, बहुत सारे फ्लक्स सीख गए, मात्रक सीख गए। अब बेमा याद करो, मैं एक दिन आपको बता चुका हूं बेमा EV5 याद हो तो, यहां 11 यहां 12 और यहां पे क्या आता था? 13 माइनस क्या आएगा? 31। ये समझ लो लास्ट दिन 31 होता है। 11 12 13, ठीक है। हम 11 में से साइंस ले रहे हैं तो 11वीं से स्टार्ट किए हमने। तो देखते हैं आज आता है कि नहीं 13 माइनस 31। 13 माइनस 31 का मतलब है M1 L3 T -3 A -1, ठीक है। ये चेक कर लेते हैं इससे।
दो काम हो चुके हैं, परिभाषा, मात्रक। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। देखो मुझे पता होनी चाहिए किसकी विमा, ई की विमा क्या होती है, मैं पहले बता चुका हूं। तो ई की विमा होती है m1 L1 T-3 A-1। बाई चांस आपको नहीं पता है तब भी आप बल से निकाल सकते हो। देखो बल की विमा तो याद ही रखो, बल की विमा होता है 11-2 और कार्य की विमा आता है 12-2। ये दो तो याद रखो कम से कम, बल और कार्य। तो E बराबर है बल बटे आवेश, तो बल की विमा हो जाएगी m1 L1 T-2 और आवेश की विमा आपको बताई थी प्रीपोजिशन A1 और T1। कौन बच गया अब, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा होती है L2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो m कितने हैं 1, L कितने हैं 3, T देखो दो ऊपर हैं और एक नीचे, इसे ले जाएंगे तो मैंने कहा था चेंज हो जाते हैं चिन्ह, तो ये माइनस का हो जाएगा 1, दो पहले से माइनस के 2 माइनस के 1 और मिलकर हो जाएंगे ये माइनस के 3। अरे आ रही समझ में, m1 L3 T-3, अब कौन बच गया A, और ये कहां बैठा हुआ है नीचे। तो बताओ इसको नीचे बैठा रहने दें ऊपर बुलाएं, बुरा लगेगा ना नीचे, तो कहां बुलाना पड़ेगा इसको ऊपर। तो हम इसको ऊपर लाएंगे तो ये चिन्ह चेंज कर देगा। अरे कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा उसको, ऊपर नीचे जाएगा तो, नीचे जाएगा तो भुगतान। तो नीचे से जब ऊपर आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है और ये बन जाता है -1। मैंने समझाया कि इससे पहले हम क्या लगा देते हैं, बड़ा कोष्ठक। तो देख रहे हो आप, ये आ जाएगी m1 L3 T-3 A-1। देखो समझाने की वजह से विमा में टाइम लगाया नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो सेम आई है नहीं, आप सीख जाते हो, जो कोई दिक्कत नहीं आती, कभी भी बता सकते हो ना, कभी याद रखना आपको दोबारा। तो आप तीनों की विमा सीख गए, विद्युत क्षेत्र की 11-31, विभव की 12-31 और आज फ्लक्स की भी सीख गए 13-31। तो यानी 11 12 13-31। क्लियर। अब चौथा काम कौन सा रह गया, परिभाषा हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई, और चौथा काम है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो तुम खुद ही देख सकते हो कि दो राशि वो इनमें से देगा, तब जाके तीसरी पूछेगा। पूछ कौन कौन सी सकता है वो, एस पूछ सकता है, ई पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है। तो दो देगा, तीसरी तुम निकाल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक समस्या आएगी बस, और ऐसी समस्या तो आनी ही, क्योंकि जब आप पहले पार्ट को नहीं पढ़ोगे तो दूसरा आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। एक टॉपिक छोड़ दोगे और अगला टॉपिक सीखना चाहोगे, नहीं आएगा। तो आप देख लो, यदि आपको कक्षा 11वें का बिंदु गुणनफल नहीं आता है तो ये सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि सपोज करो उसने ई का मान वेक्टर में दे दिया, 5i के प्लस 6j के प्लस 7k के, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया s का मान। तो अब आपको कक्षा 11 में अदिश गुणनफल कैसे करते हैं, बिंदु गुणनफल कैसे करते हैं, वो आना चाहिए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। सिंपल मान दे देगा जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बिंदु गुणनफल आते होंगे। ठीक है, नहीं आते हैं तो आप ये ध्यान रखना, यहां से कोई सवाल आए कि समान जो कैप होते हैं उनका मान 1 आता है। आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर कितना होता है 1। बाकी के 0 होते हैं। यानी गुणा किस किस का करना है, आई आई वाले का, जे जे वाले का, के वाले का। और गुणा भी कैसे होता है, अक्षर का अक्षर से होता है गुणा, कैप का कैप से, मतलब एकांक सदिश का गुणा एकांक सदिश से, और अंक का गुणा अंक से।
ऐसे करना है, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, अंक का गुणा अंक से, अक्षर का गुणा अक्षर से और सदिश का गुणा सदिश से। मेरे हिसाब से समझ में आ गई। और मैं सवाल हैं बहुत सारे, मैं आपको सवाल से भी समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। वैसे कोई सवाल गलत नहीं होगा यदि आपको ये बिंदु गुणनफल आता है तो। मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर है और आप इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो हेडिंग आपने डाल लिया विद्युत फ्लक्स, आप इसे नोट कीजिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये तुम दो चीज आई है यहाँ पे, एक तो आया लंबवत रखना है पृष्ठ को, और एक आई है गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो मान लो मैंने यहां पर ऐसे क्षेत्रफल रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इससे ऐसे चल रही हैं, यहां से इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये यहां से निकलेंगी इस तरीके से। ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? विद्युत क्षेत्र रेखा यानी ई सदिश। तो जितनी ये रेखाएं गुजरी हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स। तो जैसे यहां पर 3 रेखाएं दिखाई गई हैं आपको, तो ये रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? विद्युत फ्लक्स। अब इसमें हम क्षेत्रफल देखना चाहेंगे। तो मान लो ये जो तल या क्षेत्रफल रखा हुआ है वो इस तरीके से इसकी दिशा है एन कैप के में, तो ये इनके बीच में कौन हो जाएगा? थीटा। यानी ये किसकी दिशा को बता रहा है? क्षेत्रफल की दिशा को। बताया था ना मैंने, तल के कैसा होगा वो? लंबवत। और ये किसकी है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? फ्लक्स। आगे आप नोट कर लीजिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है जिसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। जिसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। आगे लाइन चेंज करके लिखिए, माना विद्युत क्षेत्र ई सदिश में कोई अल्प क्षेत्रफल ds किसी कोण पर रखा है, किसी थीटा कोण पर रखा है, किसी थीटा कोण पर रखा है, देखो ये ds हो जाएगा, अल्प क्षेत्रफल ले लो, तो विद्युत फ्लक्स का मान, निम्न होगा।
देखो ये तो चित्र है ना, और विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं कौन सा सूत्र है, ये रहा ना, यही सूत्र है। तो देखो फाई बराबर हो जाएगा ई सदिश डॉट, हमारा क्षेत्रफल कैसा है, अल्प है, कम है मतलब, तो हम यहां पे लिख देंगे डी एस सदिश। जब क्षेत्रफल अल्प है तो इससे फ्लक्स भी तो कम निकलेगा, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, देखो यहां पे डी शब्द लगा है, डी का मतलब कम, तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये आ जाएगा डी फाइव बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। आप ये नोट कर लीजिए, डी फाइव बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये आप डायग्राम बना लीजिए, ये वाला। देखो ये चित्र बन गया होगा। उसके बाद हम सामान्य रूप में फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये सूत्र नोट कर लीजिए आप, फाइव बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। ये समीकरण हो जाएगा एक, और इस सूत्र को समीकरण दे लीजिए आप दो। लिखो यहां समीकरण दो से स्पष्ट है कि, समीकरण दो से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र सदिश, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के, विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप इसके मात्रक नोट कर लीजिए, देखो इसका मात्रक लिख लेना, क्या है मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम, और दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये मात्रक लिख लेना, और आगे लिख लेना इसकी विमा हो जाएगी ये m1 L3 T-3 A-1। देखो आगे हम और आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। यहां तो ये निकाला है, देखो हमारे पास जो पृष्ठ होते हैं ना, आपको जो सदिश बताया, इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक तो खुला पृष्ठ होता है और एक होता है बंद पृष्ठ, ठीक है। और खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश की जो दिशा है वो भी क्या हो सकती है, अलग अलग, क्योंकि गाउस की जो एप्लीकेशन आएंगी तो उन एप्लीकेशन में हम गाउस प्रमेय लगाएंगे, और गाउस प्रमेय के लिए बंद सतह काम करती है, ठीक है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बंद पृष्ठ कौन सा होता है और बंद पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम आपको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
टाइम चेंज कर लो।